वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो के बारे में, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में आज डिटेल से बताऊंगा। साथ ही उनसे जुड़े जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप नीचे फीडबैक ज़रूर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक दें, जिससे हमें भी पॉजिटिव एनर्जी मिले। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये यानी इसरो ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आप पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप में आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो की तरफ। सेशन में सबसे पहले देखते हैं परिचय के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है इसरो का। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, इनकी अध्यक्षता में सन 1962 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। आपको इस समिति के बारे में याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आपको याद रखना है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का डॉक्टर विक्रम साराभाई को जनक कहा जाता है। बाद में 15 अगस्त 1969 को इसी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसका 1962 में गठन किया गया था, उसका पुनर्गठन करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। 1972 में अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए दो मुख्य आयोग, पहला अंतरिक्ष आयोग और दूसरा अंतरिक्ष विभाग नामक दो आयोगों का गठन किया गया। नोट है, जहां भी नोट रहेगा आप उस नोट को हाईलाइट कीजिए और उसे नोट को आप जरूर याद रखिए। भारत में सर्वप्रथम अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम, ये केरल में पड़ता है, यहाँ स्थित सेंट मेरी मैकडेलन चर्च के कमरे से सबसे पहले भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आपको याद रखना है, नवंबर 1963 में। बात करते हैं इसरो का हेडक्वार्टर यानी इसके मुख्यालय के बारे में। तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बेंगलुरु ये केटी यानी कर्नाटक में पड़ता है, और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। कौन है? डॉक्टर के सिवान, ये इसरो के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। चलिए कुछ रोचक जानकारी के बारे में हम बात कर लेते हैं। राकेश शर्मा, स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, इनके बारे में बात करते हैं। 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, 3 अप्रैल 1984 को ये अंतरिक्ष में गए थे। 8 दिन बाद, इसके 8 दिन बाद 11 अप्रैल 1984 को ये सुरक्षित पृथ्वी पर वापस भी लौट आए थे। आपको याद रखना है, उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनसे बात करते हुए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत करते हुए पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखता है, यानी स्पेस से इंडिया कैसे दिखता है, अंतरिक्ष से भारत कैसे दिखता है, इनका क्वेश्चन था। राकेश शर्मा का जवाब था, सारे जहां से अच्छा, यानी सारे जहां से अच्छा, हमारा हिंदुस्तान जो है वो सारे जहां से मतलब सारे जहां से अच्छा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। राकेश शर्मा, थोड़ा ये फैक्ट है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें नंबर के यात्री थे। आपको याद रखना है, कितने नंबर के? स्क्वायर लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें नंबर के अंतरिक्ष के यात्री थे। इसके अलावा भारत मानव भेजने वाला 14वां राष्ट्र था, जिसने मानव को अंतरिक्ष में भेजा था। कौन सा नंबर का? 14वां नंबर का राष्ट्र था। कल्पना चावला, इनके साथ बड़ी एक बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई थी। जब ये वापस आ रही थी 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 की वातावरण में पुनः प्रवेश की कुछ ही देर बाद नष्ट हो जाने से इनकी दुखद रूप से मृत्यु हो गई। इस STS-107 का जो मिशन था, जब यान वापस आ रहा था, जैसे ही उसने वातावरण में प्रवेश किया, किसी कारणवश वो नष्ट हो गया और वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट यानी प्रमुख उपग्रह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आर्यभट्ट का नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा बचपन में। ये प्रथम भारतीय उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के समीप वृत्तीय कक्षा में 594 km यानी 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। इसका वजन 360 किलो था।
और ये मार्च 1980 तक कार्यरत था, यानी मार्च 1980 तक इसने कार्य किया। उसके बाद आर्यभट्ट ने कार्य करना बंद कर दिया। आपको आर्यभट्ट के बारे में ज़रूर याद रखना है। जितनी भी सैटेलाइट होती हैं उनके पर्पज़ यानी उनके उद्देश्य के बारे में आप ज़रूर नोट कीजिए और उसे याद कीजिए। इसका उद्देश्य था वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग, एक्स किरण, एक्स रेज आपने सुना होगा, एक्स रेज यानी एक्स रेज, गामा रेज, वीटा रेज, इन रेज के बारे में। तो उसी तरह एक्स रेज खगोल की प्रयोग, ये सब इसके उद्देश्य थे। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ की पीडीएफ एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भास्कर 1। भास्कर 1, दो भास्कर 1 एंड भास्कर 2, दो उपग्रह लॉन्च किए गए थे। सबसे पहले भास्कर 1 के बारे में बात करते हैं। ये एक प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह था जिसका उद्देश्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान, वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसे 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के, यानी जहाँ से, इससे पहले मैंने आपको बताया जहाँ से आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, वहीं से पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान ही द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे भी स्थापित किया गया था। किसे? भास्कर 1 को। चलिए भास्कर 2 के बारे में बात करते हैं। ये भास्कर 1 का संशोधित प्रतिरूप, यानी भास्कर 1 जिसे 1979 में लॉन्च किया गया था, उसी का ये भास्कर 2 संशोधित रूप था, यानी संशोधित उसका प्रतिरूप था। इसे रूस से ही, यानी जहाँ, इससे मैंने आपको बताया रूस के, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, रूस के यानी पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र, यहीं से भास्कर 2 को भी लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 1981 को। इसको आप डेट याद रखिए, 20 नवंबर 1981 को भास्कर 2 लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति और बर्फ गिरने व पिघलने जैसी घटनाओं का व्यापक विश्लेषण करना इसका उद्देश्य था। आगे बात करते हैं रोहिणी RS-1 की। ये भारतीय भूमि से, रोहिणी R1, ठीक है, ये भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित होने वाला प्रथम भारतीय उपग्रह था। आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट लेंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, जैसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा रोहिणी RS-1। इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय भूमि से लॉन्च होने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो कौन था? रोहिणी। आपका रखना है रोहिणी। ये भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित होने वाला प्रथम भारतीय उपग्रह था। इसे 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3, आपको इन जितने भी यान होते हैं जैसे SLV हो गया, PSLV हो गया, GSLV हो गया, इनके बारे में आपको क्या रखना है। SLV यानी सोलर लॉन्च व्हीकल्स, क्या है? सोलर लॉन्च व्हीकल्स प्रक्षेपण यान द्वारा सफलतापूर्वक इसे 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपित किया गया था। आइए बात करते हैं एप्पल के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्पल, आप इसे जरूर याद रखिए। कौन सा? एप्पल। ये भारत का पहला संचार उपग्रह था, यानी आपने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा, नाम होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये भारत का पहला कम्युनिकेट सैटेलाइट था, यानी पहला संचार उपग्रह था जिसे भू-स्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के, आपको रखना है फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाना, रेडियो नेटवर्क डाटा संप्रेषण एवं घरेलू संचार व्यवस्था, उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार आदि के लिए प्रयोग किया जाना इसका उद्देश्य था। आइए बात करते हैं मैटसेट। इसरो ने मैटसेट को 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C4, आपको याद रखना है PSLV-C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मेटासेट को GTO में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। GTO यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। क्या है? जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, हिंदी में से कहते हैं भू-स्थैतिक स्थानांतरण। अच्छा, क्या कहते हैं? भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा, यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसे इंग्लिश में GTO भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1000 किग्रा यानी 1000 किलो से अधिक भार का ये भारत का पहला उपग्रह था
जिसका वेट, जिसका वजन 1000 किलो से भी ज़्यादा था। इसकी कक्षा दीर्घवृत्ताकार थी, जिसमें पृथ्वी से निकटतम दूरी 250 किलोमीटर और अधिकतम दूरी लगभग 36,000 किलोमीटर की थी। आगे बढ़ते हैं एजुसैट। ये एजुसैट आपका रखना है एजू माने एजुकेशन। तो ये शिक्षा कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह था, जिसे 20 सितंबर 2004 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से स्वदेश निर्मित GSLV F01 की सहायता से भू स्थैतिक कक्षा यानी GTO में स्थापित किया गया। इसे I2 नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? I2 नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका टाइम पीरियड 7 वर्ष का था। आपका रखना है टाइम पीरियड। आगे बात करते हैं हैमसेट के बारे में। हैमसेट को 5 मई 2005 PSLV C6 कौन सा PSLV C6 द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये एक छोटे आकार का उपग्रह था। इसका उद्देश्य देश और विश्व के शौकिया रेडियो ऑपरेटरों को उपग्रह आधारित रेडियो सेवा उपलब्ध कराना, और ये मुफ्त में उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं चंद्रयान 1 के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 1 ये चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, यानी चंद्रमा के लिए पहला लॉन्च मिशन भारत का चंद्रयान था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आपका रखना है PSLV C11 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये विश्व का 68वां चंद्र अभियान था। आपको ये भी याद रखना है कि ये विश्व का 68वें नंबर का चंद्र अभियान था। पहला 2 जनवरी 1959 यानी पहला चंद्र अभियान 2 जनवरी 1959 को सोवियत संघ द्वारा, और द्वितीय अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे पहले अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान और चीन इन पाँचों ने चंद्रमा के लिए अभियान को लॉन्च किया था। यानी भारत छठा ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के लिए एक मिशन को लॉन्च किया था, और वो मिशन जो इसने लॉन्च किया था यानी इंडिया ने, वो सक्सेसफुली रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं मंगल मिशन के बारे में। मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C25, आपका रखना है PSLV C25 के द्वारा इसे छोड़ा गया था। ये भारत का पहला मंगल अभियान था, जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले किसी भी देश ने सबसे पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया था, लेकिन भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने अपने पहले ही प्रयास में, वो भी PSLV के द्वारा, PSLV यानी पोलर, आपका रखना है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, इसी के द्वारा इसने सबसे पहले मंगल पर पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था अपने पहले प्रयास में। इसी के साथ भारत एशिया का पहला देश बना। आपको याद रखना है भारत एशिया का पहला देश बना था जो मंगल की ऑर्बिट में यानी उसकी कक्षा में दाखिल हुआ। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ भी मंगल में प्रवेश कर चुके हैं। यानी भारत विश्व का चौथा देश है जिसने मंगल के लिए सफलतापूर्वक अभियान को लॉन्च किया था। इसकी लागत 450 करोड़ रुपए की थी, और इसका उद्देश्य भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रहों में किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये था पार्ट 1। इसके बाद अभी पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा इसरो का, यानी अभी दूसरा पार्ट आना बाकी है। दूसरे पार्ट में हम आपको SLV, SSLV, PSLV, GSLV, इन सभी आपको जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही उस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान 2 के बारे में बताऊंगा, तो इसीलिए आप दूसरे पार्ट को ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सारे वीडियोज़ की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।